जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 13 देखेंगे एडुटेरिया का। तो इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है निर्मला सीतारमण ने इस बार आठवीं बार लगातार आठवीं बार बजट पेश किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, NVS-02 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान या रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो वह रॉकेट का नाम है दोस्तों GSLV F-15। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यह 100वां उपग्रह था दोस्तों। NVS-02 यह 100वां उपग्रह था जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है, गुरु मायाधर राउत जिनका कि हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, है ना, ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए थे? तो यह ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 और 2 को। तो भारत का पहला लेखक गांव जो कि उत्तराखंड का है दोस्तों, इसे थानो गांव कहते हैं। इस गांव का नाम है थानो गांव, सॉरी थानो गांव, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और यह भारत के पहले लेखक का गांव है। अगला प्रश्न, भारत का डिजिटल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। यह मुंबई पुणे हाईवे हाईवे वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। यही भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम है। भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है दोस्तों। और सौर ऊर्जा से चलने वाले देश का पहला सीमावर्ती गांव है मसाली गांव है, जो कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो यह था इसका सही उत्तर पे हम लोग जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के किस वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में 2025 में बिहार का स्थान 13वां है दोस्तों, है ना। इसे वो वित्त आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी अरविंद पनगड़िया हैं, है ना। नीति आयोग पे आएंगे दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। सीईओ की बात करें दोस्तों, तो सीईओ VR सुब्रमण्यम है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 3.2% हो गया है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से असत्य कथनों की पहचान करना है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यह ऑप्शन असत्य है दोस्तों, सॉरी यह ऑप्शन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह 2019 में नहीं शुरू किया गया था दोस्तों, यह 2020 में शुरू किया गया था। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और यह कोविड-19 के समय लोगों को सहायता, गरीब व आम लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, वैभव सूर्यवंशी जो कि बहुत ही चर्चित क्रिकेटर हैं बिहार के, है ना, दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो वह समस्तीपुर जिले के हैं दोस्तों। और इन्हें इस बार IPL में नीलामी किया गया है ना, जो कि राजस्थान रॉयल ने इन्हें खरीदा है 1 करोड़ और 10 लाख रुपए में खरीदा है दोस्तों, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। हो सकता है इससे प्रश्न पूछ दिए जाएं। और हम लोग जानते हैं और भी क्रिकेटर हैं दोस्तों जो कि बिहार से संबंध रखते हैं, जैसे आकाशदीप रोहतास जिले से संबंध रखते हैं, मुकेश कुमार जो कि गोपालगंज जिले से हैं, और अनुकूल राय जो कि समस्तीपुर से ही हैं दोस्तों। तो यह था इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ये था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा यानी कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया है। जोधपुर में आयोजित किया गया, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? तो यह कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और हम लोग जानते हैं बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इन्हें 2014 में
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? यह जो है सो किस देश को पछाड़ करके, तो वह जापान है देश, जिसको कि पछाड़ करके इंडिया चौथा स्थान ग्रहण कर लेगा। हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं में एआई लिटरेसी को बढ़ावा देना तथा डिजिटल सेफ्टी के बारे में इन्हें और बताया जाना विस्तार से। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं? तो शुभमन गिल टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी दिखाई है? तो यह दोहाद से हरी झंडी दिखाई गई है और दोहाद हमारा गुजरात में अवस्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 में खरीफ सत्र के लिए सामान्य धान के एमएसपी को यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितना रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है? तो पहले तो यह 69 रुपये ही मात्र प्रति क्विंटल था दोस्तों, जिसे बढ़ाकर 2369 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और मिनिमम समर्थन मूल्य होता क्या है दोस्तों? जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है वही दर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 46वें एशियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका आयोजन कुआलालंपुर में किया गया, जो कि मलेशिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और इसका थीम था समावेशिता और स्थिरता। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो गगनयान वर्ष घोषित किया है। और हम लोग जानते हैं कि इसके प्रमुख वी नारायण हैं, इसरो के प्रमुख वर्तमान में। एक प्रश्न के साथ कई एक प्रश्न को भी हम लोग सुमेलित करते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे दोस्तों। एक प्रश्न से दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो इससे ज्यादा प्रश्न कवर होंगे, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका प्रश्न, इसका ऑप्शन असत्य है दोस्तों। यह याचिका यानी कि यह जनहित याचिका के बारे में बात किया जा रहा है ना, सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। ऑप्शन गलत है दोस्तों। यह एक हम लोग जानेंगे जो जनहित याचिका होती क्या है दोस्तों। यह एक न्यायिक प्रक्रिया तक जो है सो आम लोगों का पहुंच जो है सो सुनिश्चित करने के लिए 1980 में न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने जनहित याचिका की शुरुआत की थी दोस्तों, है ना। जनहित याचिका ना कि सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में, जबकि उच्च न्यायालय में भी यानी कि हाई कोर्ट में भी इसे दायर किया जा सकता है, दोनों जगह दायर कर सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की स्थिति को अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया यानी कि अपनाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन है, यह विकल्प सही नहीं है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है सो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। जन्म होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए, वंशानुगत होना चाहिए, है ना। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के लिए 5 शर्त रखा गया था दोस्तों, है ना। उसमें से पहला है जन्म, दूसरा पंजीकरण, तीसरा जो है सो वंशानुगत, चौथा जो है सो प्राकृतिक, है ना, और पांचवा क्षेत्र समाविष्ट शामिल है इसमें से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित कीजिए। तो निरोध एवं गिरफ्तार लोगों का अधिकार जो है सो है अनुच्छेद 22 में। शिक्षा का अधिकार है हम लोगों को 19 ये में। और शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार हम लोगों को किसमें है? 19 बी में। और कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार हमें किसमें है? तो अनुच्छेद 19 जी में। यह तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई पर उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रीट जारी किया जाता है दोस्तों? तो वह प्रतिषेध आदेश जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं? तो 11वीं अनुसूची में लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल संचय का विकास यह सुमेलित है दोस्तों। पेयजल भी सुमेलित है, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम भी सुमेलित है, शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की यह भी सुमेलित है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा यह भी सुमेलित है दोस्तों। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। अगला प्रश्न है, बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित, है ना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन यह हिंसक रहेगा और यह बिहार तक सीमित रहेगा। यह बिहार तक सीमित रहने की बात नहीं की गई थी दोस्तों, अतः यह कथन हमारा असत्य था। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा ही पंचायत के समिति के प्रधान या प्रमुख, पंचायत प्रमुख जो कि ब्लॉक स्तर पे होते हैं दोस्तों, है ना, उसका चुनाव करते हैं पंचायत समिति के सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, है ना? तो यह सविवेक में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर नहीं है। यह सविवेक में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति एवं उनके पद वितरण कर सकता है, यह ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता दोस्तों? निर्वात में कहने का मतलब है कि कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, या तो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। तो होलोग्राफी, होलोग्राफी का जो है सो खोज किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कि डेनिस गेबर ने किया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। विद्युत अपघटन के नियम का सिद्धांत दिया था फैराडे ने, शीतलन का नियम दिया था न्यूटन ने, और दाब का नियम पास्कल ने दिया था दोस्तों। या था इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ये है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? तो मुक्त ऊर्जा का एक तरफा जो अशोक परिवहन होता है दोस्तों। जैसे कि उत्पाद होता है उसको शाकाहारी, फिर शाकाहारी उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर शाकाहारी को मांसाहारी अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों। अतः मुक्त ऊर्जा जो है इसमें से दिखता है, एक तरफा परिवहन होता है ना। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यदि कोई ग्रह सिकुड़ शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होता है दोस्तों? तो जी का मान बढ़ेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होती है किसमें? तो लाल प्रकाश के लिए सबसे अधिकतम होता है दोस्तों सीमेंट जमना की प्रक्रिया होती है। वैसे दोस्तों सीमेंट जमने की प्रक्रिया हम लोग की उष्मा शोषी अभिक्रिया है ना, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। और इसमें से सीमेंट का जल योजन होता है, और इसमें हम लोग मात्र 38% जल का योजन करते हैं, यानी कि जल मिलाते हैं सीमेंट में, है ना। अगला प्रश्न है, नियोन का बोरबरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों 2 और 8, ऑप्शन नंबर बी। बारूद में गंधक की उपस्थिति क्या करता है दोस्तों? तो ज्वलन ताप को घटा देती है बारूद में गंधक की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। वैज्ञानिक दिया हुआ है और खोज दिया हुआ है। तो गोल्डस्टीन किसकी खोज किए थे? तो प्रोटॉन की खोज किए थे। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे। जेम्स थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था दोस्तों। यह तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है दोस्तों? तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है हमारा सिनेबार, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। क्रायोलाइट जो है सो सोडियम का भी होता है दोस्तों अयस्क, मैग्नीशियम का भी और एल्युमिनियम का भी अयस्क है क्रायोलाइट। मेलेकाइट के बारे में जानेंगे दोस्तों, तो यह कॉपर का जो है सो अयस्क है। गिब्साइट के बारे में जानेंगे दोस्तों, तो यह हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है। सभी को याद रखेंगे, है ना। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होता है दोस्तों? तो वसा का पाइसीकरण करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना। और पित्त का हम लोग देखेंगे कि पीएच मान दोस्तों तो 7.5, यानी कि पित्त अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 7.5 होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में लचीलापन एक उत्तक के कारण होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉलेन काइमा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? है ना। तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण
होते हैं अपचयन अभिक्रिया के दौरान। यही ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को फिर से सुमेलित करना है दोस्तों। तो सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो स्टोन मीन जो है सो सबसे विषैली मछली है। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स है। और सबसे ऊंचा स्तनपायी जिराफ है दोस्तों। और सबसे छोटा जंतु हमारा अमीबा है ना। तो या तो इसका सही उत्तर हम लोग यदि देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो एब्सिसिक अम्ल जो है सो वृद्धि को रोकता है, जबकि कोशिका वृद्धि में सहायक जिब्रेलिन होता है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हम लोगों की फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे छोटी पेशी हम लोग देखेंगे दोस्तों तो कौन सी है? तो सबसे छोटी पेशी तो हम लोग जानते हैं कि एसटीपीडीएस जो सबसे छोटी पेशी होती है और सबसे छोटी हड्डी एसटीपीज होती है। यह तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो सही उत्तर पे हम लोग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए का 3 है ना। ऑप्शन नंबर ये ही होना चाहिए, ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4, है ना। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को फिर से सुमेलित करना है दोस्तों, है ना। इसमें कोशिका अंगक दिया हुआ और उसके कार्य दिए हुए बताना है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है दोस्तों एटीपी का निर्माण करना। क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण करना। राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण का, है ना। और लाइसोसोम का काम है अंतःकोशिकीय पाचन का। यह था इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मवेशियों को दिया जाने वाला दर्द निवारक दवा जो कि मवेशी भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, तो वह मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा है? तो डाइक्लोफिनेक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। और जब जानवर की मृत्यु हो जाती है तो गिद्ध इसे अपना भोजन के रूप में सेवन करते हैं और यह गिद्ध को मारने में सहायक होता है दोस्तों यह दवा, जिसके कारण गिद्ध लगभग विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं। या तो इस दवा को प्रयोग में लाने में रोक लगाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, कार्बन के अपरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम पदार्थ है, यह सही नहीं है दोस्तों। ग्रेफाइट एक परतदार व नरम पदार्थ है ना, यह कठोर पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। महागाढ़ा उत्तर प्रदेश में, यह बात सही है ना। और बुर्ज होम जो कि कश्मीर में अवस्थित है, यह जो है सो दोस्तों एक जो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यह एक खुदाई में प्राप्त जो है सो जगह का नाम है दोस्तों, है ना। जैसे हड़प्पा है, सिंधु सभ्यता है, इस टाइप से। हुलर जो कि आंध्र प्रदेश में नहीं है दोस्तों, हुलर जो कि कर्नाटक में अवस्थित है ना। और पेयमपल्ली जो कि तेलंगाना में अवस्थित नहीं है दोस्तों, यह तमिलनाडु में अवस्थित है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। इसमें पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 3 व 4 सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में निम्न में से किस शासक को जाना जाता है? तो सतवाहन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी। आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी देवताओं की स्तुति में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अधिकांश राजाज्ञा खरोष्टी लिपि में लिखी गई है, यह ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। लगभग भाषा तो प्रकृत का यूज किया गया था, लेकिन ब्राह्मी लिपि में अधिकांश राजाज्ञा को लिखा गया है, ना कि खरोष्टी लिपि में। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, यह ऑप्शन सही नहीं है। विष्णु के ही उपासक थे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो इक्ता प्रथा शुरू किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था उसके लिए किया जाता था, और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व का संग्रह करता था उसके लिए भी किया जाता था। यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। तो विक्रमांक देवचरित, है ना। तो इसमें सही उत्तर सुमेलित है दोस्तों। तो गीत गोविंद का रचना जो है सो जयदेव ने किया था, यही ऑप्शन सही सुमेलित है ना।
ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम लोग देखेंगे दोस्तों, विक्रमांक देवचरित का रचना जो है सो विल्हन ने किया था, राजतरंगिणी की रचना जो है सो कल्हन ने किया था, और कथा सरित सागर की रचना सूरदास ने नहीं दोस्तों। इसे देखेंगे तो इसे सोमदेव ने इसकी रचना की थी। किसने? तो सोमदेव ने। तो एक प्रश्न के साथ हम लोग 3-4 प्रश्न को भी देखते हुए जा रहे हैं दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, यह बात सही है। इसने बीके दत्त यानी कि बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा परिषद में बम फेंका था, यह भी बात सही है दोस्तों। और बम कब फेंका था? तो 1929 ईस्वी में फेंका था, है ना। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, या तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही था, या तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। और कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए जन आंदोलन जो है सो शुरू किया था दोस्तों, तथा इस दिन को ही जो है 16 अगस्त 1946 को ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया? तो जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, जबकि लागू करने वाले थे औरंगजेब, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। असत्य कथन को देखेंगे तो खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुसलमानों के बीच पुनः दूरी बढ़ी थी, यही कथन असत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है सो कब हुआ था? तो फरवरी 1946 ईस्वी में, है ना। इसमें यह जो है सो बंबई में यह अंग्रेजी फौज और मजदूरों के बीच, नाविकों के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों बंबई में, और इसमें 300 लोग मारे गए थे, है ना। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सुमेलित सही है ना। युग्म सुमेलित सही है। तो उत्तर पश्चिमी विस्तार जो है सो है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम विस्तार अरावली पर्वत तक है, यह बात सही है। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार मेघालय पठार तक है, अभी बात सही है। दक्षिण विस्तार कार्डमम पहाड़ी तक है, अभी बात सही है दोस्तों। लेकिन पश्चिमी विस्तार नल्ला मलाई रेंज तक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। पश्चिमी विस्तार नल्ला मलाई रेंज तक नहीं है दोस्तों, यह पश्चिमी घाट तक है ना। पश्चिमी घाट तक इसका विस्तार है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका नल्ला मलाई रेंज जो है सो पूर्वी घाट में अवस्थित एक चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहते हैं, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। ऊंचाई में स्थित घास के मैदान को हम लोग बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था कि असत्य पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो सी नंबर ऑप्शन असत्य था। निम्नलिखित में से नदी और सहायक नदी को सुमेलित करना है दोस्तों। तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सी है? तो मसान इसकी सहायक नदी है ना। और बागमती की सहायक नदी देखेंगे दोस्तों, तो बागमती की सहायक नदी लखनदेई है। कोसी की सहायक नदी देखेंगे तो कोसी की सहायक नदी इंद्रावती है। ठीक है, और महानंदा की सहायक नदी देखेंगे दोस्तों, तो इसकी सहायक नदी मेची है। यह तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? तो इससे तूफान का सूचक माना जाता है दोस्तों। वायु दाब में अचानक कमी आया बैरोमीटर में, तो यह तूफान का सूचक माना जाता है। और जब धीरे धीरे यह गिरता है दोस्तों, तब यह वर्षा आने का सूचक होता है। वायु दाब में धीरे धीरे जब उसका कांटा गिरता है तो वर्षा आने का सूचक होता है। और जब धीरे धीरे यह बढ़ता है दोस्तों, यानी कि उठने लगता है, तो अच्छा मौसम का सूचक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महासागर में सबसे बड़ी महाद्वीपीय मग्न तट, यानी कि जो कि जल से मग्न है दोस्तों, तो उसका तट, तो वह है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
गेहूं की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना? तो गेहूं मुख्यतः खरीफ फसल है, यह कथन असत्य है दोस्तों, है ना? जबकि यह गेहूं रबी फसल है, ना कि खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर 20 का कथन असत्य था। अगला प्रश्न है, चलवासी पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाले मसाई जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो यह पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मसाई जनजाति बहुत बड़े पशु प्रेमी होते हैं दोस्तों, लेकिन इनका ये जब पशु मर जाते हैं तो इनका खून भी पीते हैं ये लोग, है ना? अगला प्रश्न है, अर्धगुच्छित बस्तियों में से कौन सा क्षेत्र व्यापक रूप से पाया जाता है? तो वह है गुजरात के मैदान में और राजस्थान में पाया जाता है अर्धगुच्छित बस्तियां। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत में निम्न में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो वह जिला है बड़ा कच्छ जिला है दोस्तों, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। अभी लद्दाख में जो अलग होकर के बना है लद्दाख दोस्तों, तो वर्तमान में इसमें 7 जिले हैं, जिसमें से कच्छ जो है सो सबसे बड़ा जिला है ना? इसका क्षेत्रफल जो है सो देखेंगे दोस्तों तो 45,674 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 674 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा लैगून झील है? तो चिल्का झील सबसे बड़ा लैगून झील है भारत का दोस्तों। पुलिकट झील भी लैगून है और वेबनाड झील भी लैगून है। अतः 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उलर झील लैगून झील नहीं है, यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, असम जुड़ा हुआ, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। यह था इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मरमरा सागर किसको जोड़ता है दोस्तों? तो यह एजियन सागर और काला सागर को जोड़ता है। मरमरा सागर तुर्की का एक समुद्र है ना? तुर्की के पास अवस्थित समुद्र है। अगला प्रश्न है, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाट यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की डैश सबसे ऊंची चोटी है? तो एजिंडा सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। कीमत सिद्धांत को कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों? तो वाणिज्यिक बैंक अधिक पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना? अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था दोस्तों? तो वह है लक्ष्मीकांत झा समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यह 1965 ईस्वी में लागू हुआ दोस्तों, है ना? इस बात को भी याद रखेंगे। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है किस पर? तो वस्तुओं के उत्पादन पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। किस योजना को गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई है? तो छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई है दोस्तों, लेकिन इसमें विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गरीबी उन्मूलन का सर्वप्रथम जो है सो उद्देश्य जो है सो लाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? तब हमारा होगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका उद्देश्य था दोस्तों, है ना? इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह नाम क्या है दोस्तों? तो वह है बाजार अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। डिस्क थ्रो किस खेल से संबंधित है? तो यह एथलेटिक्स खेल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना? और डिस्क थ्रो में डिस्क को थ्रो किया जाता है, जो प्रतिभागी अधिक दूर तक डिस्क को फेंकते हैं वही प्रतिभागी विजयी घोषित होते हैं दोस्तों। कृष्णा पुनिया जो है सो डिस्क थ्रोवर के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कृष्णा पुनिया। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों? तो भारतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है यानी कि एसटी का प्रतिशत है दोस्तों? तो वह है पंजाब में, जो कि 31.9% है। एससी का जनसंख्या पंजाब में, है ना? और वैसे हम लोग ओवरऑल भारत में देखेंगे दोस्तों तो इसमें से 16.6% जनसंख्या एससी की है भारत में।
है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आसमान टूट पड़ना, पिछले सेट में भी देख चुके थे दोस्तों। तो आसमान टूट पड़ना का सही अर्थ है मुसीबत आना। समास का विलोम शब्द व्यास होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो विष्णु के अनेकों नाम है, यह वाक्य शुद्ध नहीं है दोस्तों। अनेक नाम है ना, अनेकों नहीं। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो नो वन टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट, तो इसका पेसिव फॉर्म होगा दोस्तों आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू होता है सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न है select the most appropriate synonym of the word given in the brackets to fill the blanks. The relationship is quietly cordial. cordial का मतलब होता है दोस्तों फ्रेंडली, तो इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है तो यह वार्म का मतलब भी फ्रेंडली ही होता है। हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण होता है। फॉर्मल का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से औपचारिक रूप से, है ना। अगला प्रश्न है किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो वर्ष 1972 में इसे जो है सो घोषित किया गया था राष्ट्रीय पशु दोस्तों, है ना। दरअसल जो है हम लोगों का दोस्तों कि बंगाल टाइगर भारत के 16 राज्यों में पाया जाता है ना। जबकि जो जवाहरलाल नेहरू जो है सो एशियाई टाइगर को जो है सो राष्ट्रीय पशु घोषित किए गए थे, तो यह सिर्फ गिर वन में पाया जाता है जो दोस्तों, जो कि कभी भी विलुप्त हो सकता है ना। अगला प्रश्न है इस वजह से फिर रॉयल बंगाल टाइगर को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया, है ना। अगला प्रश्न है बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने उर्दू को उर्दू को जो है सो दूसरा आधिकारिक भाषा बनाया है। किस वर्ष जो है सो बिहार ने आधिकारिक तौर पर उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है दोस्तों। तो वर्ष 1981 से उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। राइजिंग एयर टेम्परेचर डैश द फिजिकल नेचर ऑफ आवर ओशियन। तो यह अफेक्ट करता है ना, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिजिकल नेचर को अफेक्ट करता है ओशियन का, है ना। अफेक्ट करना का मतलब होता है दोस्तों प्रभाव डालना। अगला प्रश्न गणित के दोस्तों जिसे आप खुद हल करेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।